हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 19 सितंबर है और आज के करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे होयसल मंदिर का समूह। होयसल मंदिर जो है कल रात में अचानक 11:30-12 बजे जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा और जब इसका रीजन जानना चाहा तो पता चला कि होयसल मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में स्थान दे दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपने कल ही मैंने आपको बताया था कि शांति निकेतन जो कि कलकत्ता में है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर है, या तो आप इसे एक विश्वविद्यालय कह लीजिए, इसको स्थान मिला था और कल रात में जो है होयसल मंदिर को भी स्थान दे दिया गया है। तो यूनेस्को के भारत में विश्व धरोहर जितने भी स्थल हैं, अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो चले हैं। मिलान के लिए आ सकता है, जैसे कि सूची 1 और सूची 2 करके दे देगा और विश्व धरोहर स्थल और उससे संबंधित राज्य या तो शहर के बारे में दे देगा कि ऐसे ऐसे कि ABCD करके दे देगा, तो आपको उसको मिलाना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप जो है तैयार किए रहिए। उसके बाद हम बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के बारे में, जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों चल रहा था। और अंत में अभी आप देख ही रहे होंगे कि संसद का विशेष सत्र चल रहा है, तो विशेष सत्र पे हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अब इससे पॉलिटी का एक प्रश्न जो है संभावित है। और अगर पॉलिटी का एक प्रश्न इससे आता है तो ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ये पॉलिटी का है, जबकि इसको मैं मानता हूं कि ये करंट अफेयर में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में ऐसी चीजें चल रही हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कौन कौन से ऐसे हमको एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? आपके ऑप्शन है 40, 41, 42 या 44। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और कमेंट करना चाहिए। मेरा मानना है कमेंट करने से अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है और फिर जब आपको राइट आंसर पता चलता है तो वो काफी दिनों तक आपके पास जो है स्टोर रहता है, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर वन लाइनर के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक एक ई बुक का अनावरण किया। इस पुस्तक में भारत की G20 अध्यक्षता की पूरी यात्रा का विवरण है। तो G20 से रिलेटेड जो पुस्तक ई बुक लॉन्च की गई है उसका क्या नाम है? पीपुल्स G20। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करें, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे राज्य में नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की गई है। यह कार्यक्रम किसके लिए है? यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए है, जिसका लक्ष्य 73 लाख महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उड़ान निरीक्षण बेड़े में उन्नत उड़ान निरीक्षण प्रणाली से सुसज्जित 2 नए B360 विमान को शामिल किया है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन करते हैं। तो उड़ान भवन का उद्घाटन कहां पे होता है? सफदरजंग हवाई अड्डे पर। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब ये करेगा क्या? नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा ये प्रदान करेगा उड़ान भवन, और उड़ान भवन सभी संगठनों को एक ही छत के नीचे एक साथ काम करना संभव बनाएगा। इससे बेहतर समन्वय स्थापित होगा। आगे बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर 8% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने योजना के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा कि सरकार ने बजट में पहले से ही 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने कल डिटेल में बात की थी। आप इसके एक एक पॉइंट जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारतीय निशानेबाज एला वेला रिवन, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, इंग्लिश नाम लग रहा है, ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीत लिया है। वेला रिवन ने फाइनल में 252.2 का स्कोर बनाकर फ्रांस की ACNA मुलर को हराया और वेला रिवन ने यह दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप पदक जीता है। आगे बात करें, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है।
तमिलनाडु के वीआईटी विश्वविद्यालय की भारतीय छात्रा प्रियांजलि गुप्ता ने एक एल्गोरिदम विकसित किया है जो सांकेतिक भाषा का तुरंत अनुवाद करता है। रिलायंस जियो 19 सितंबर को अपना वायरलेस इंटरनेट समाधान जिसका नाम है जियो एयर फाइबर लॉन्च करेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, अक्सर देखे जाते हैं। तो रिलायंस जो वायरलेस इंटरनेट दे रहा है उसका नाम क्या है? जियो एयर फाइबर। एयर फाइबर नाम है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर को भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी से है आईआईटी कानपुर, इसलिए आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं अब होयसल मंदिर के बारे में। तो न्यूज ये थी कि होयसल के पवित्र समूह जिसमें कर्नाटक के बेलूर, हेलीबेट, सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर शामिल हैं को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान मिल गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया है। आगे बात करते हैं। यह निर्णय सऊदी अरब के रियाद में जारी विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया। तो देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहां पे आयोजित किया गया? सऊदी अरब में आयोजित किया गया। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। होयसला के पवित्र समूह 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल थे। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं जो उनके संरक्षण और रखरखाव का ध्यान रखता है। आगे बात करें। होयसल मंदिर 12वीं 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। कला और साहित्य के संरक्षक माने जाते होयसल राजवंश की यह राजधानी थी। कर्नाटक के सोमनाथपुरा में चेन्नकेश्वा मंदिर नरसिम्हा तृतीय की देखरेख में 1268 ईस्वी के आसपास बनाया गया था और कर्नाटक के हसन जिले के बेलूर में केशव मंदिर विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इन मंदिरों की शैली न ही पूरी तरह से द्रविड़ है और न ही पूरी तरह से नागर है। ऐसे में इसका अनूठी शैली में निर्माण किया गया है। केशव मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, संगीतकारों को भी उकेरा गया है। अब आगे बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में। अच्छा सॉरी, आज के प्रश्न का जो आंसर होगा, अभी तक हमारे भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 40 थी। जब शांति निकेतन जुड़ गया तो उसकी संख्या 41 हो गई है और होयसल मंदिर समूह के जुड़ने से कुल संख्या जो है 42 हो गई है। तो राइट आंसर 42 है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के बारे में कि ये न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया। कला के विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों को इस दौरान सम्मानित किया गया है और यह सम्मान 75 साल से ज्यादा के कलाकारों को दिया गया। मतलब कि जिनकी उम्र जो है 75 वर्ष की हो गई है, उससे ज्यादा क्रॉस हो गई है, तो उनको जो है ये सम्मान दिया गया है जिन्हें आज तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए ये पुरस्कार जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सम्मान समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा, देश के इतिहास में यह पहली बार है कि इन कलाकारों की पहचान मिली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है और साथ ही ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 84 कलाकारों को दिया गया। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इन कलाकारों के लिए 75 सालों में कुछ नहीं किया गया, लेकिन इसका सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान है। इनका सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान है। इन्होंने देश की ख्याति दुनिया में बढ़ाई है। जिन 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है उनमें 70 पुरुष थे और 14 महिलाएं हैं। अब आगे बात करते हैं संसद के विशेष सत्र के बारे में डिटेल में। विशेष सत्र शब्द का संविधान या संसद के दोनों सदनों के नियम पुस्तिकाओं में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा सत्र कैसे और कब बुलाया जा सकता है, इस पर कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। वहीं अनुच्छेद 252 जो कि आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, सदन की विशेष बैठक को संदर्भित करता है। यह खंड 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें आपातकाल के खिलाफ सुरक्षा उपाय शामिल थे। विशेष सत्र का अगर हम करंट में एग्जाम्पल देखें तो जून 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया था। तो ये इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। संविधान के अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है।
हालांकि कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अनुच्छेद के प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति को 6 महीने के भीतर कम से कम एक बार सदन की बैठक बुलानी होगी। आगे बात करें विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री के वक्तव्य में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं। तो उन्होंने सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में जिक्र किया और साथ ही शिव शक्ति जो नाम दिया गया है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। G20 की अभूतपूर्व सफलता के बारे में इन्होंने जिक्र किया और P20 शिखर सम्मेलन का जिक्र किया था और P20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ही अध्यक्षता की थी, ये भी उन्होंने बताया। तो ये इंपॉर्टेंट होगा P20 शिखर सम्मेलन, इसको आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता के बारे में चर्चा किया और G20 के सर्वसम्मति डिक्लेरेशन, जिसे हम दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी बताया। तो ये जितने भी पॉइंट है ना, ये सब एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो ये लोग जो भी हमको मतलब कि कहीं पे भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर आप लोग ध्यान जरूर दिया करिए। उन्होंने यशोभूमि की चर्चा की और साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य में संविधान सभा की बैठकों और संविधान को अपनाने और लागू करने के दिनों को स्मरण किया। अब आपको देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, संविधान सभा को लागू करने में कितना समय लगा, तो जो आता है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है वो वाला प्रश्न यहाँ पे जनरेट हो रहा है। संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे, या तो कौन कौन सा मंत्री था, कौन कौन से समिति बनाई गई थी, ऐसे प्रश्न यहाँ से जनरेट होते हैं। उन्होंने श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि पहले अध्यक्ष थे और साथ में श्रीमती सुमित्रा महाजन और श्री ओम बिड़ला तक 2 महिलाओं और 17 अध्यक्षों का भी जिक्र किया। तो देखिए खुद ही ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ऐसे ही पॉइंट आप लोग जो है निकाला करिए। और उन्होंने संसद को वह स्थल बताया जहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी शौर्य और साहस से अंग्रेजों में दहशत पैदा की। अब देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद में जो वहां पे बमबाजी की थी, तो वो कौन सा दिन था, मतलब सॉरी कौन सा डेट था, ये आप लोग जो है जरूर ध्यान रखिएगा। पहली मंत्रिपरिषद का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने याद किया कि कैसे बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया। मतलब कि उन्होंने बताया कि हमारे संविधान में जैसे अमेरिका से कुछ चीजें ली गई हैं, ब्रिटेन से कुछ चीजें ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीजें ली गई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो अब जब इन्होंने मेंशन किया है संसद भवन में, तो आपको एग्जाम में मतलब कि इसको जो है एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना बनती है। और साथ ही जो पहली मंत्रिपरिषद थी उसमें कितने सदस्य थे और किस व्यक्ति को कौन सा पद जो है मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। आगे बात करें और उन्होंने क्या चर्चा किया, उन्होंने शास्त्री जी द्वारा रखी गई हरित क्रांति को भी याद किया। तो हरित क्रांति आप जरूर पढ़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री चरण सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय के गठन के बारे में बात किया। अब देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया, या तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के गठन के समय पर कौन सा प्रधानमंत्री थे, कौन से प्रधानमंत्री थे, ऐसे प्रश्न जो है बन सकते हैं। उन्होंने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 इसी सदन की विशेषता रही है, ऐसा भी बोला। अब 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि करंट से रिलेट करके ट्रेडिशनल में बिल्कुल आप लोग सोचा करिए। उन्होंने अनुच्छेद 370 की चर्चा की, उन्होंने जीएसटी की चर्चा की, उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की चर्चा की और साथ ही उन्होंने गरीबों के लिए 10% आरक्षण की भी चर्चा की। साथ ही संसद सदस्यों ने अपनी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से महामारी कोरोना पीरियड के दौरान देश की मदद की और वेतन से 30% की कटौती की। तो देखिए ये भी एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन है कि कोरोना पीरियड के समय जो संसद सदस्य थे उन्होंने अपने सैलरी में कितने प्रतिशत की कटौती की थी, 30% की। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो दोस्तों ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा तो आप इसका पीडीएफ अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और उनसे चैनल को जुड़ने के लिए बोलें। चैनल पे कमेंट करें, जो आज का क्वेश्चन है आप लोग उस पर कमेंट जरूर किया करिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।